हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दो। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दो। लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? ऑक्सी एसिड स्टार्ट किया था ना? कहाँ तक कराया था दिखाओ एक बार। अच्छा, हम्म, ठीक है, चलो कल ही कैटेगरी पे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करो। H4P2O7, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। H4P2O7 ये एक ऑक्सी एसिड है, इसका स्ट्रक्चर बनाइए। कैसे करोगे? यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन बनेगा? फॉस्फोरस बनेगा। कितना सेंट्रल एटम है? दो। साइड एटम कौन बनेगा? ऑक्सीजन। कितना है? 7। तो सेंट्रल एटम 2 और साइड एटम ऑड इन नंबर, तो लिंकेज किस टाइप का होगा? XO X टाइप का लिंकेज होगा। इसका मतलब यहाँ लिंकेज POP। क्लियर है? अच्छा, क्या ये एसिड उन चार एसिड में से है जो हमने स्पेशल पढ़ा था, जिसमें जितने हाइड्रोजन फॉर्मूले में दिखते थे उतनी उनकी बेसिसिटी नहीं होती? उसमें से ये नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी चार H हैं वो सब किससे कनेक्टेड होंगे? OH के फॉर्म में, है ना? तो यानी कि यहाँ पर कितने OH होंगे? 4 OH होंगे। डेली पढ़ कर आया कीजिए। एक OH, ये दूसरा OH, ये तीसरा OH, ये चौथा OH। क्लियर है? क्या क्या हो गया? दो फॉस्फोरस हो गए, चार हाइड्रोजन हो गया, एक दो तीन चार पांच ऑक्सीजन हो गए। कितने ऑक्सीजन बचे हैं? दो। तो एक डबल बॉन्ड हो इसको दे दो, एक डबल बॉन्ड हो इसको दे दो। फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक दो तीन चार और एक पाँच। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O7। कर लोगे ना? आपको कैटेगरी पहचानने में आना चाहिए। अगर सेंट्रल एटम दो हो और साइड एटम ऑड इन नंबर हो तो आप ये वाला लिंकेज लगा सकते हैं। कोई दिक्कत? चलो, अब चलते हैं अपने कैटेगरी 2 पे। कैटेगरी 2 ये बोलता है कि अगर आपके पास सेंट्रल एटम दो हो और साइड एटम, बोलो, इवन इन नंबर हो। बिल्कुल सही, इवन इन नंबर हो। सेंट्रल एटम दो हो और साइड एटम इवन इन नंबर हो। ठीक है? तो दो तरीके के लिंकेजेस पॉसिबल हैं, है ना? या तो लिंकेज एक्स एक्स टाइप का होगा, और या नहीं तो लिंकेज XOX टाइप का होगा। ये दो लिंकेजेस पॉसिबल हैं, है ना? जहाँ पर X आपका क्या है? सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो दोनों लिंकेजेस पॉसिबल हो सकता है। ये भी लिंकेज पॉसिबल हो सकता है कि दो सेंट्रल एटम डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएं, बीच में कोई भी ऑक्सीजन ना हो। या ऐसा भी हो सकता है जहां दो सेंट्रल एटम के बीच में दो ऑक्सीजन इस तरीके से कनेक्टेड हो, है ना? इस तरीके के लिंकेज को बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज, है ना? कभी भी O सिंगल बॉन्ड हो ऐसे कनेक्टेड होता है तो पेरोक्साइड बोलते हैं। याद करो, H2O2 पता है ना स्ट्रक्चर आपको? H2O2 कैसा दिखता है? OOHH, वहां पे भी बताया था। ये जो लिंकेज है, इस लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो।
पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, है ना। तो या तो पेरोक्साइड लिंकेज होगा और या नहीं तो डायरेक्टली ही कनेक्टेड होंगे, कोई दिक्कत किसी को। अब बात ये आता है कि सर कब ये वाला होगा, कब ये वाला होगा, है ना। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर इसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालते हैं, सेंट्रल एटम का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, सेंट्रल एटम का निकालेंगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का उसके रेंज के अंदर आता है, किसके अंदर, रेंज के अंदर आता है, तो पहला वाला लिंकेज होगा। अगर आउट ऑफ रेंज चला जाता है तो ये वाला रेंज होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन रेंज है, सब कुछ सिखाया जाएगा, टाइम बिंग के लिए बस सुनिए, विद इन रेंज है तो लिंकेज किस टाइप का होगा, एक्स एक्स टाइप का लिंकेज होगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज आएगा तो लिंकेज किस टाइप का होगा, एक्स ओ एक्स टाइप का होगा। ये क्लियर हो गया। अगर सेंट्रल एटम दो हो, साइड एटम इवन इन नंबर हो, तो ये दोनों तरीके के लिंकेजेस पॉसिबल हैं। ठीक है, अगर ये दोनों तरीके के लिंकेजेस पॉसिबल हैं तो कभी ये होगा कभी ये होगा, तो पता करना पड़ेगा ना कि कब ये वाला बनाएंगे कब ये वाला बनाएंगे। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट निकालते हैं कौन सा, ऑक्सीडेशन स्टेट का। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन रेंज होता है तो ये होगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज होने लगे तो ये होगा। अब रेंज कैसे पता चलेगा, तो रेंज पता लगाने के लिए हम लोग n-8 से n तक का रेंज होता है, जहाँ n क्या है, n इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे सल्फर, सल्फर का आपको रेंज निकालना है, तो सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। ऑक्सीजन फैमिली का है तो इसका जो रेंज आएगा वो आएगा 6-8 से लेकर के 6 तक, मतलब -2 to +6। ये सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है वो भी सिखाएंगे, लेकिन टाइम बिंग के लिए पहले जो बातें हैं उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आपको फॉस्फोरस दिखेगा, क्योंकि मेनली आपको सल्फर फॉस्फोरस क्लोरीन यही सब दिखेंगे। ठीक है, अभी तक तुमने जितने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उसमें सेंट्रल एटम या तो सल्फर है या तो फॉस्फोरस है। ऑक्सी एसिड्स में आपको जनरली यही 2-3 सेंट्रल एटम्स मिलते हैं। बोलो क्लियर है। तो फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, नाइट्रोजन फैमिली का है तो इसमें क्या होगा, 5-8 2 +5, तो ये कितना हो जाएगा, -3 2 +5। अरे बोलो, तो ये फॉस्फोरस का रेंज है। अगर आपके पास कोई ऑक्सी एसिड दिया रहे उसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट इस रेंज के अंदर आता है ना, मान लीजिए कि 5 आ गया तो रेंज के अंदर आया, है ना, तो उस केस में लिंकेज एक्स एक्स टाइप का होगा, मतलब पी पी जोड़ेंगे। लेकिन अगर कभी कोई कंपाउंड ऐसा दे दे या ऑक्सी एसिड ऐसा दे दे, है ना, जिसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट इस रेंज के बाहर आने लगे, मान लीजिए +7 आने लगे, तो इस रेंज के अंदर आएगा कि रेंज के बाहर आएगा, रेंज के बाहर आएगा, तो लिंकेज फिर ये वाला होगा, तो फिर लिखेंगे POOP। कोई दिक्कत किसी को। चलो, जैसे क्लोरीन का बताओ, क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये हो जाएगा 7-8 2 +7, नहीं तो -1 2 +7, ये रेंज है। तो अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस रेंज के अंदर आता है तो लिंकेज ClCl टाइप का होगा। कभी ऐसा आ गया कि रेंज के बाहर आने लगेगा तो लिंकेज ClOOCl होगा। बोलो क्लियर है। तो जनरली तो आपको यही 3 सेंट्रल एटम्स मिलेंगे, है ना, यही 3 सेंट्रल एटम्स आपको कॉमनली मिलेंगे। कौन कौन से, सल्फर, फॉस्फोरस और क्लोरीन। अरे बोलो यार, तो इनके रेंज तो आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। कितने लोग को चमक गया इतनी बातें, पक्का। चलो, अब बात आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला कैसे जाता है। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है ये समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है, जैसे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसमें हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं।
ठीक है, तो अगर आप H2SO4 को बनाएंगे, ये होता है। तो आपको देखना है कि इस सल्फर के ऊपर कितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही है ना। अगर तुम इस सल्फर को देखो और ऑक्सीजन को देखो, तो सल्फर और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन, है ना। तो यानी एक बॉन्ड के लिए यहाँ पे एक पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और बॉन्ड है, उसके कारण भी यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो इन दोनों बॉन्ड के कारण इस पे दो पार्शियल नेगेटिव और इस सल्फर पर दो पार्शियल पॉजिटिव आया, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, इसके कारण यहाँ पे दो पार्शियल नेगेटिव आएगा और यहाँ पर और दो पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, बोलो सही है। फिर यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, सल्फर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो फिर यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और फिर यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव, और फिर यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो जितने बॉन्ड्स थे सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण मैंने पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव निकाल लिया। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो अब तुम बताओ कि सल्फर पर टोटल कितने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हैं? 1 2 3 4 5 6, है ना। तो हम बोलेंगे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ठीक है। क्या बोलेंगे? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 है, ठीक है। ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब। आपके पास कोई कंपाउंड मॉलिक्यूलर दिया हो, उसका स्ट्रक्चर बनाइए और उससे रिलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालिए, क्लियर है। इसको निकालने का एक थ्योरेटिकल तरीका भी होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बनाना है तो आप थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कुछ बातें ध्यान रखनी है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो जनरली कितना, बोलो, जनरली क्या होता है? -2। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। जनरली तो आपको यही सब चीज़ें मिलेंगी। जैसे यहाँ पर देखो, तो बताओ यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? ऊपर ऊपर देखो, कितना हाइड्रोजन है? 2। और एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1। तो 2 का कितना होगा? +1 × 2, कोई दिक्कत? सल्फर का तो निकालना ही है, x मान लेते हैं, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कितना होता है? -2। -2 × 4 कर देंगे। ओवरऑल इस मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज वगैरह है क्या? न्यूट्रल है, तो 0, कोई दिक्कत? तो कैसे लिखेंगे इसको? 2 + x - 8 = 0, x - 6 = 0, x = 6। तो ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। अरे बोलो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एसिड है H3PO4, H3PO4, है ना। H3PO4 को मैं आपको किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है? फॉस्फोरस का निकालना है। तो H3PO4 का स्ट्रक्चर हमने कल बनाया था, यही ना है। क्योंकि ये एसिड उन 4 एसिड में से तो है नहीं। उन 4 एसिड कौन कौन से हैं? H3PO3, H3PO2, H3BO3, H4P2O5, है ना। वो 4 ही एसिड होते हैं जिसमें जितने हाइड्रोजन दिखते हैं उतनी उनकी बेसिसिटी नहीं होती। ये तो उनमें नहीं है, तो जितना H दिख रहा है वो सब OH के फॉर्म में कनेक्टेड है। तो अब बताओ, यहाँ पे एक के कारण पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, फिर दूसरे के कारण पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे फॉस्फोरस ऑक्सीजन में इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। जितने बॉन्ड हैं उतने के लिए लिख लेना है। अब बताओ टोटल फॉस्फोरस पे कितना आया प्लस? तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, क्लियर है। अच्छा, उसी तरीके से आप चाहो तो इसको थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट किया जा सकता है। हाइड्रोजन का +1 होता है, कितने हाइड्रोजन है? +3। ये फॉस्फोरस का निकालना है, x मान लिया। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 × 4 = 0, कोई दिक्कत? तो यहाँ 3 + x - 8 = 0, तो x कितना आ जाएगा? +5। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तरीका है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का, बोलो।
हम्म, हमेशा नहीं आएगा ना बाबू, हमेशा वैलेंसी के बराबर नहीं आएगा, हमेशा वैलेंसी के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, पहले बोलो यहाँ तक तुमको समझ में आ रही है चीज़ें, कोई दिक्कत है? जैसे आपके पास PCl3 है, तो इसमें थोड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस का +5 आ जाएगा, वो सब स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। बोलो क्लियर है? यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखा है, पीछे लिखा था, कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जनरली -2 है। कितना है, कैसा है? जनरली -2, मतलब 90% जगह ऑक्सीजन जो है, 90 क्या 95 95 96% जगह ऑक्सीजन जो है वो -2 रहेगा। लेकिन हर बार ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो ये बात ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन कितने तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखो। ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कोई दिक्कत? जैसे नॉर्मली अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -2। ठीक है, लेकिन मान लो अगर हम पेरोक्साइड लिंकेज कर दें, जैसे मान लो मेरे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है, तो बताओ इस ऑक्सीजन में, इस हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, ये ऑक्सीजन अपना दूसरा बॉन्ड तो ऑक्सीजन से ही बना रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है क्या? नहीं, ये तो दोनों ऑक्सीजन ही है, तो इस बॉन्ड के कारण किसी पे पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव नहीं आएगा। कोई दिक्कत? सिमिलरली इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और ये ऑक्सीजन भी अपना दूसरा बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ ही बना रहा है, तो इस बॉन्ड के कारण इस पर भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आएगा। तो बताओ इस बार दोनों ऑक्सीजन पर कितने पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आए? एक, एक ही आए ना, तो यानी कि इस बार इन दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, -1। अरे बोलो, कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, तो पेरोक्साइड लिंकेज, ये कौन सा लिंकेज है बताओ? पेरोक्साइड लिंकेज। तो अगर आपके पास पेरोक्साइड लिंकेज है तो पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1। नॉर्मली 2 होगा, या नॉर्मली कहीं पे भी ऑक्सीजन रहेगा तो 2 रहेगा, लेकिन इसके साथ रहेगा तो ये बोलो क्लियर है? अगर हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछें, क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी पॉजिटिव भी हो सकता है? क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी पॉजिटिव भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण, और ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक है, कौन? फ्लोरीन। तो मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर सेम क्वेश्चन में अगर हम यहाँ O2F2 कर दें, तो अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो पार्शियल नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। फिर ये तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है, इनके कारण तो कोई प्लस माइनस नहीं आएगा। सिमिलरली ये भी पार्शियल पॉजिटिव और ये भी पार्शियल नेगेटिव, तो इस बार ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +1। अरे बोलो यार, ऑक्सीजन के सामने अगर फ्लोरीन आ जाएगा तो ही सिर्फ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सिर्फ फ्लोरीन है। अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कंपटीशन होगा तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स खींच के ले जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अरे बोलो, ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? अच्छा, एक ये कंपाउंड देखो OF2, जैसे OH2 होता है, वाटर होता है, उसी तरीके से आप OF2 भी कर सकते हैं। बताओ कितना आएगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट? बिल्कुल सही, कितना आएगा, +2 आएगा, है ना? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, इस पे 2 पार्शियल पॉजिटिव आएगा। बोलो, है ना? तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2। तो ये पूरी वैरायटी है ऑक्सीजन की। 99% मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 होगा। अगर कभी पेरोक्साइड लिंकेज आने लगेगा तो -1 होगा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ अगर फ्लोरीन कनेक्टेड होने लगे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सिर्फ फ्लोरीन ही जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गए? इन जनरल -2, पेरोक्साइड के लिए -1, फ्लोरीन आ गया तो +1 भी हो सकता है और
+2 भी हो सकता है। तो ये ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। अरे बोलो यार, कितने लोग को चमका ये? पक्का? हम्म। ठीक है। तो अब तुम क्या करना, अब तुमको कुछ स्ट्रक्चर जैसे बनाना है तो तुम हर बार स्ट्रक्चर तो बनाना ही है, अभी तो स्ट्रक्चर तो तुमको पता रहेगा नहीं, तो तुम हमेशा थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना। क्या करोगे? थ्योरेटिकली कैलकुलेट करोगे। और थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते समय जितने भी ऑक्सीजन होंगे उनके लिए तुम हमेशा -2 पुट करना। -2 पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा, अगर वो रेंज के अंदर आता है मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? -2 था। लेकिन अगर रेंज के बाहर आने लगा, रेंज के बाहर आने लगा, इसका मतलब कोई ऑक्सीजन ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं है, तो उस केस में आप बोलना कि यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज है। क्योंकि अगर पेरोक्साइड लिंकेज होगा तो दो ऑक्सीजन ऐसे होंगे जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -1। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने साफ साफ लिखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन रेंज आए तो ये होता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज आएगा तो पेरोक्साइड होगा। और जब पेरोक्साइड हो जाएगा तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1 होगा। अरे बोलो यार, है ना? तो ये सारे कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं, एक बार अच्छे से इनको देख लो, फिर कुछ एग्जाम्पल से बताते हैं। बोलो। देखो, मान लो आपके पास H2S2O8 है। आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले आप सेंट्रल एटम पहचानिए। सेंट्रल एटम है सल्फर, और कितना है? 2। साइड एटम कौन है? ऑक्सीजन, और कितना है? 8। मतलब इवन इन नंबर है। तो या तो लिंकेज एक्स एक्स टाइप का होगा, या तो लिंकेज एक्स ओ एक्स टाइप का होगा। बोलो, क्लियर है? स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ये तो पता करना पड़ेगा। तो ये तो आपको पता चलेगा तब जब आप इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। कोई दिक्कत? तो जैसे H2S2O8 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2। तो हो गया +1 × 2। सल्फर कितना है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2x। अरे देखो, सल्फर कितना है? 2। एक सल्फर का निकालना है तो x मान लेते हैं, तो 2x हो गया। ऑक्सीजन को तुम -2 लेकर बनाओ आराम से, हमेशा -2। तो ये -2 × 8 इक्वल टू, इस पे कोई चार्ज वगैरह है नहीं, तो 0। तो ये हो जाएगा 2 + 2x -16 = 0। 2x = 14, x = +7। है ना? अब सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 आ रहा है। बताओ, रेंज के अंदर है या रेंज के बाहर है? क्योंकि सल्फर का जो रेंज -2 से +6 तक ही होता है, और अकॉर्डिंग टू दिस आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? +7। इसका मतलब ये क्या आ गया? आउट ऑफ रेंज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने आठों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 माना है। इसमें कुछ ऑक्सीजन ऐसे होंगे जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होगा। अब आउट ऑफ रेंज आ गया तो लिंकेज किस टाइप का होगा? एक्स ओ ओ एक्स। तो इसमें दो ऑक्सीजन ऐसे होंगे जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1। चमका क्या? तो यानी जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में SOOS बना लेंगे। अरे बोलो, अब तुम बताओ, क्या ये एसिड उन 4 एसिड में से है? तो इसमें जितने H दिख रहे होंगे वो सब ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे। तो कितने H दिख रहे हैं? 2। तो 2 OH होंगे। तो एक OH इसको दे दिया, एक OH इसको दे दिया। अरे बोलो ना। अब क्या क्या बचा? 2 सल्फर हो गए, दोनों हाइड्रोजन हो गए, और 4 ऑक्सीजन भी हो गया। कितना ऑक्सीजन बचा है? 4। तो इसको 2 दे दो, और इसको भी 2 दे दो। सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2S2O8। अरे बोलो, चमका या नहीं चमका? कोई दिक्कत किसी को? तो ये मतलब होता है आउट ऑफ रेंज का। तो तुम हमेशा क्या करना, तुम हमेशा -2 मान के पहले बना लेना, फिर देखना रेंज के अंदर आ रहा है या रेंज के बाहर आ रहा है। अगर रेंज के अंदर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे ऑक्सीजन -2 वाले ही थे।
लेकिन अगर रेंज के बाहर आने लगा, इसका मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसमें सारे ऑक्सीजन -2 के नहीं है। यहाँ पे सारे ऑक्सीजन -2 के हैं नहीं। देखो ये वाला ऑक्सीजन -2 का है, ये भी 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 -2 का है, लेकिन ये दोनों -1 वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे पेरोक्साइड लिंकेज में -1 होता है। +1 तब होगा जब फ्लोरीन आएगा। जब तक फ्लोरीन ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं होगा तब तक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में नहीं आएगी, क्योंकि फ्लोरीन ही सिर्फ ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर है? चलो जैसे एक और ले लो, H4P2O8। H4P2O8 सबसे पहले क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 1 × 4। फॉस्फोरस का निकालना है 2x, और ऑक्सीजन का -16। कोई दिक्कत? यहाँ मैंने मान लिया कि सारे ऑक्सीजन -2 वाले हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2x = 12, x = +6। बोलो, बताओ फॉस्फोरस के लिए रेंज के अंदर है कि रेंज के बाहर है? बाहर है, क्योंकि फॉस्फोरस का रेंज -3 से लेकर के 5 तक होता है। और कितना आ रहा है, 6। इसका मतलब आपने जो माना है कि ऑक्सीजन, सारे ऑक्सीजन आपने इसमें क्या माने हैं, -2 के, लेकिन सारे ऑक्सीजन -2 के नहीं होंगे। यहाँ पे भी लिंकेज कैसा होगा, XOOX टाइप का होगा, क्योंकि ये आउट ऑफ रेंज है। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत? तो स्ट्रक्चर कैसा बनाओगे, तो यहाँ पे भी लिंकेज POOP होगा। ठीक है, क्या ये एसिड उस चार एसिड में से है जो मैंने लिखा है? इसका मतलब जितने H हैं वो सारे ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे, तो 4 OH होंगे। तो एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो। बोलो क्लियर है? अब क्या बचा, सिर्फ 2 ऑक्सीजन बचा है ना। तो एक डबल बॉन्ड O इसको दे दो, एक डबल बॉन्ड O इसको दे दो। ठीक है, फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 1 2 3 4। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O8, है ना। इसमें ये 2 ऑक्सीजन जो हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। बाकी सबके कितने हैं, -2। अरे बोलो तो, तुम क्या मिस्टेक कर रहे थे यहाँ, तुमको पता चला? ये मिस्टेक पकड़ने का तरीका है। अगर आपका ऑक्सीजन, अगर आप सारे ऑक्सीजन को -2 मान लेते हैं और अगर आपका रेंज के अंदर आ जाता है, मतलब सही है, सारे ऑक्सीजन -2 वाले थे। लेकिन अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज के बाहर आ जाता है, इसका मतलब सारे ऑक्सीजन -2 वाले नहीं थे। उसमें पक्का पेरोक्साइड लिंकेज टाइप की चीज़ें होंगी, जहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन जहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है। बोलो क्लियर है या नहीं? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? चलो हम कुछ स्ट्रक्चर्स देते हैं, बनाकर दिखाओ। H2S2O6, ये ट्राई करो। H4P2O6, ये ट्राई करो। Mn2O7 ट्राई करो। Si2O7 6 N2O3। ये ट्राई करो इतने। इसमें कुछ कल के भी एग्जांपल्स हैं और कुछ आज के हैं, इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो।
हो गया। ये कल वाला है। सेंट्रल एटम 2 है और साइड एटम ऑड ही नंबर है। H2S2O6। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें सेंट्रल एटम कितने हैं? सल्फर है और वो 2 है। साइड एटम कौन है? ऑक्सीजन और वो 6 है। इसका मतलब ये सेकंड कैटेगरी का है। या तो इसमें लिंकेज XX टाइप का होगा या XOOX टाइप का होगा। तो उसके लिए तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। तो आप निकालिएगा तो +1 × 2 +2 सल्फर है तो 2x -12 = 0। तो 2x = 10, x +5। क्या रेंज के अंदर है? हाँ, रेंज के अंदर है। सल्फर का रेंज +6 तक होता है और +5 ही आ रहा है। मतलब सही है। यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज नहीं होगा। यहाँ लिंकेज किस टाइप का होगा? ये विद इन रेंज है तो लिंकेज किस टाइप का हो जाएगा? एस एस। बोलो सही है। क्या ये एसिड उन एसिड में से है? नहीं। तो जितने H हैं उतने OH होंगे। OH OH। अब कितना ऑक्सीजन बचा? 4। 2 इसको दे दीजिए और 2 इसको दे दीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2S2O6। कितने लोग का सही है? पक्का? H4P2O6। सेंट्रल एटम कितने होंगे? फॉस्फोरस है और कितना है? 2। साइड एटम कौन सा है? ऑक्सीजन, ये 6। तो ये भी इवन है। मतलब सेकंड कैटेगरी में होगा। अब सेकंड कैटेगरी में किस टाइप का लिंकेज है वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद पता चलेगा। तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1 × 4 प्लस फॉस्फोरस का 2x, ऑक्सीजन का -12 = क्या हो गया? 0। तो ये हो गया 4 + 2x -12 = 0। ये हो गया 2x = 8, x +4। रेंज के अंदर है या बाहर है? अंदर है। फॉस्फोरस का रेंज +5 तक जाता है। तो इसमें भी लिंकेज किस टाइप का होगा? P टाइप का। क्या ये वो 4 में से कोई एसिड है? नहीं। तो जितने H है उतने OH होंगे। तो 2 OH इसको दे दो। अरे बोलो। और बाकी दो बचा तो ऐसे दे दो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O6। अरे बोलो ना। तो आपको आइडिया लग गया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। जब रेंज के अंदर आएगा तो XX लिंकेज होगा, जब आउट ऑफ रेंज होगा तो XOOX लिंकेज होगा, पेरोक्साइड लिंकेज होगा। क्लियर है ना? चलो Mn2O7। सेंट्रल एटम कौन बनेगा? मैंगनीज ही बनेगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो मैंगनीज तो मेटल है, डी ब्लॉक का मेटल है। तो जाहिर सा बात है ये बनेगा। कितना है? 2। साइड एटम क्या बनेगा? कितना है? 7। ये तो ऑड वाला हो गया। तो यानी ये कैटेगरी 1 है। तो इसमें तो लिंकेज सिंपल होता है। MnO XOX लिंकेज होगा ना। कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं आपको? 7। एक ऑक्सीजन तो बीच में आ गया, बचे कितने? 6। 1 2 3, 1 2 3। दिस इज Mn2O7। कर लोगे? Si2O7 6- है ना। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कितना है? कौन सा है? सिलिकॉन। और वो कितना है? 2। ऑक्सीजन हो गया आपका कौन सा? साइड एटम। और कितना है? 7। मतलब क्या? ऑड नंबर। अरे बोलो। तो यहाँ भी लिंकेज किस टाइप का होगा? इसी टाइप का होगा। तो SiO(Si). मैंगनीज ऑक्सीडेशन स्टेट +7। मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, आप टेंशन मत लीजिए। है ना, मैंगनीज जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये हम लोग डी ब्लॉक में पढ़ेंगे। एक चैप्टर आएगा डी ब्लॉक, वहाँ हम लोग डिटेल में करेंगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उसका हम लोग प्रॉपर एक टेबल पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? तो अभी तुम बस जो बता रहे हो उस पर फोकस करो। ये क्लियर है? तो Si2O7 में SiO सिलिकॉन ऐसा दिया हुआ है। कितने ऑक्सीजन थे? 7। कितने ऑक्सीजन अब इधर हैं? इधर जोड़ने पड़ेंगे।
6 जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन आप दिमाग लगाओ तो सिलिकॉन तो कार्बन फैमिली का है, और कार्बन फैमिली के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, है ना। तो इस सिलिकॉन ने ऑलरेडी अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया है, तो इसको इसके ऊपर तो और 3 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से ही जुटेगा ना। तो ये हो गया O O O, सिमिलरली ये भी O O O। और ऑक्सीजन जब जब एक एक बॉन्ड बनाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, बताया है ना। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो न्यूट्रल, एक बॉन्ड बनाता है तो माइनस, और 3 बॉन्ड बनाता है तो प्लस। दिस इज, देख लो, Si2O7 और टोटल 6 माइनस, दिस इज Si2O7 6 माइनस। क्लियर है क्या? नॉर्मल ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाएगा तो बताया है ना, ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता है तो कौन सा चार्ज आता है उस पर? नेगेटिव। कोई दिक्कत किसी को? लास्ट में आपके पास क्या है? N2O3, ठीक है। तो N2O3 को अगर ध्यान से देखो तो सेंट्रल एटम कौन बनेगा? नाइट्रोजन, कितना है? 2। साइड एटम कौन बनेगा? ऑक्सीजन, कितना है? 3। ऑड इन नंबर, तो लिंकेज किस टाइप का होगा? NO टाइप का, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। एक ऑक्सीजन हो गया, कितने ऑक्सीजन बचे? 2। तो एक इसको दे दो डबल बॉन्ड हो, एक इसको दे दो डबल बॉन्ड हो, सही है। अब एक एक लोन पेयर बच जाएगा, नहीं बचेगा? अरे 5 होते हैं ना, कितने यूज किए तुमने? 3। बोलोगे ही नहीं। तो ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O3। बोलो क्लियर है? अगर तुम ध्यान से, हम यहाँ पे इस वाले के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। देखो, ऐसे ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है ये सही है ना। मैंने इस स्ट्रक्चर को 2-3 टेक्स्ट बुक्स में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो अच्छे बुक्स हैं उनमें चेक किया है, तो बहुत सारे बुक में ये स्ट्रक्चर भी बना है, लेकिन एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर बना है। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें तुम वो वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना कि ऑड नंबर है तो लिंकेज इस टाइप का कैसे हो गया, है ना। यहाँ पर अगर तुम N2O3 को देखो तो 2 नाइट्रोजन है। अरे बोलो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, और नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड बनाता है तो कोऑर्डिनेट बनाता है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। या तुम इस पे प्लस इस पे माइनस भी लगा सकते थे, बात सेम ही है, ये चीज़ है। तो एनसीईआरटी में बाबू ये स्ट्रक्चर बना है, लेकिन जनरली कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये भी सही है। तो देख लेना, अगर कभी पेपर में मान लो N2O3 का स्ट्रक्चर आ जाए कि N2O3 का स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर तुमको ज़्यादा सिमेट्रिक नहीं लग रहा? इस पे भी एक डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर, इसके पास भी एक डबल बॉन्ड, एक, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। और ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल। इसके पास लोन पेयर है इधर, इधर तो लोन पेयर है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और इस वाले को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। हर जगह नहीं होता, कुछ कुछ ऐसे स्पेशल चीज़ें होती हैं। अब एनसीईआरटी में ये वाला स्ट्रक्चर बना है तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना। मान लो आपको पेपर में आएगा और यही वाला ऑप्शन मेरा, आप बोलोगे सर ऐसा होना चाहिए, वो बोलेगा आप एनसीईआरटी में दिया नहीं पढ़े है कि नहीं। तो कुछ कुछ चीज़ें जो भी दिए हैं उसको भी ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत किसी को? बाकी नहीं होगा, बाकी तो नॉर्मल सारे कॉन्सेप्ट सही चल रहा है। कितने लोग को चमक गया ये? कोई दिक्कत किसी को है तो बताइए। पक्का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो, तो अब आते हैं कैटेगरी नंबर 3 पर। कैटेगरी 2 के बाद अब आता है कैटेगरी 3। अभी तक आपने जितने स्ट्रक्चर्स पहले क्लास से लेके केमिकल बॉन्डिंग में लेके अभी तक पढ़े, सारे स्ट्रक्चर आपके ओपन चेन थे। कैसे थे? ओपन चेन। कभी कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया है क्या? साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब जिसमें रिंग बने, 5 मेंबर्ड रिंग बने, 6 मेंबर्ड रिंग बने,
हाँ, तो रिंग बनाया है कभी नहीं। तो कैटेगरी 3 में हमारा आएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। अरे बोलो यार, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। इसका क्या कंडीशन है? इसमें सेंट्रल एटम मोर देन 2 होना चाहिए। अभी तक पहला कैटेगरी या दूसरे कैटेगरी दोनों में सेंट्रल एटम 2 थे। एक में साइड एटम ऑड इन नंबर था और एक में साइड एटम इवन इन नंबर था। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एटम मोर देन 2 होने चाहिए, 3 हो 4 हो, इस टाइप से, समझ रहे हो? और साइड एटम जो है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन सेंट्रल एटम होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, अगर आपके पास सेंट्रल एटम 2 से ज़्यादा हो और साइड एटम या तो सेंट्रल एटम के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, तो आप स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो सारे स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये कंडीशन है, ये चेक करना है ना, ये आपको चेक करना है कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया। बोलो कोई दिक्कत? जैसे देखो इसका एक एग्जाम्पल, C3N3Cl3। ठीक है, बताइए इन तीनों में सेंट्रल एटम कौन बनेगा जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? तो नाइट्रोजन, क्लोरीन और कार्बन में कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन आपका बन गया सेंट्रल एटम। और कितना है कार्बन? 3। 2 से ज्यादा है ना, मतलब जैसे ही सेंट्रल एटम 2 से ज्यादा हो गया तो पहले 2 कैटेगरी फेल हो गए, यानी अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक ही बनेगा। साइड एटम जो है वो आपका क्या है? नाइट्रोजन, वो भी कितना है? 3, सेंट्रल एटम के बराबर ही है। पक्का? यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में तुम हमेशा ये कोशिश करना कि 6 मेंबर रिंग या उससे ज्यादा बने ऑक्सी एसिड्स में जनरली। क्योंकि हम तुमको एक बात बता देते हैं, जब भी आप साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करोगे पूरे केमिस्ट्री में, ठीक है, तो 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग आपके सबसे ज्यादा, अरे बोलो, स्टेबल होते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग या फिर 6 मेंबर रिंग। मेंबर्ड रिंग मतलब उस रिंग में उतने एटम होने चाहिए, 5 एटम का रिंग, 6 एटम का रिंग। ठीक है, आइए, तो अब जैसे यहाँ पर 3 क्लोरीन है, 3 कार्बन है और 3 नाइट्रोजन है, तो हम इन तीन तीन को मिलाकर एक हेक्सागन जैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन हो गया, ठीक है, उसके बगल में यहाँ नाइट्रोजन हो गया, यहाँ नाइट्रोजन हो गया, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन। देखो ना, सबको ज्वाइन करोगे तो एक हेक्सागन जैसा दिखेगा भी। अच्छा, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो कार्बन तो हमेशा जीवन में 4 ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो सब आपस में एक एक बॉन्ड से तो कनेक्टेड होंगे ही, कोई हवा में तो नहीं लटकेगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास 3 क्लोरीन भी है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। और नॉर्मली हैलोजेंस कितने बॉन्ड बनाते हैं? 1। ठीक है, अरे कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। और कोई भी हैलोजन जैसे क्लोरीन है नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। क्योंकि क्लोरीन इस बार सेंट्रल एटम नहीं है, क्लोरीन एक से ज़्यादा बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन कब बना सकता है? जब क्लोरीन सेंट्रल एटम हो। इस बार क्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं है, इसलिए वो नॉर्मली एक बॉन्ड बनाएगा। अरे बोलो, तो देखो हम इसको डबल बॉन्ड कर दें, इसको डबल बॉन्ड कर दें और इसको डबल बॉन्ड कर दें। मेरी बात ध्यान से सुनिए, नहीं तो आप ये सब स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे बना दिया। अब बताओ, इस कार्बन, इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे हो गए, इस नाइट्रोजन के भी 3 बॉन्ड पूरे हो गए और इस नाइट्रोजन के भी 3 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हैं? 3। अभी एक और बनाना है, तो हम इससे क्या जोड़ देंगे? क्लोरीन। इससे भी क्या जोड़ देंगे? क्लोरीन। और इससे भी क्या जोड़ देंगे? क्लोरीन। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C3N3Cl3। चमका? अब आपके मन में बस एक ही डाउट आएगा,
वो डाउट ये आएगा कि सर आप ये जो डबल बॉन्ड लगाए हैं आपको कैसे पता चला कि इन्हीं दोनों के बीच में होगा? क्या हम ऐसा नहीं बना सकते थे? डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा दें, फिर यहाँ भी लगा दें। डबल बॉन्ड अगर तुम पोजीशन देखो तो डबल बॉन्ड हम हमेशा एक छोड़कर लगाए हैं। एक रिंग के अंदर कभी भी दो डबल बॉन्ड लगातार नहीं आएंगे, ये बात अपने जीवन में हमेशा जीवन पर्यंत के लिए बसा लीजिए। अगर आप चाहेंगे कि हम एक रिंग बनाएं और रिंग में दो कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड लगा दें, क्या लगा दें? दो कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड लगा दें, है ना? ये पाप नहीं, महापाप है। और इसका हिसाब ऊपर अलग से होगा, है ना? जब आप जाएंगे तो आपसे यमराज जी पूछेंगे कि जब तुमको धरती पे हम जन्म दिए थे, तुम रिंग बना रहे थे, तो तुमने दो डबल बॉन्ड को लगातार लगा दिया रिंग के अंदर। ये पाप नहीं, महापाप कैटेगरी का पाप है ना? तो ऐसा ब्लंडर कभी नहीं करना। रीजन हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, समय आने दीजिए, हम आपको रीजन बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसका बेयर स्ट्रेन थ्योरी कॉन्सेप्ट का नाम है। क्या नाम है? बेयर का स्ट्रेन थ्योरी। तो वो जब सब चीजें आएंगी समय के हिसाब से तो आपको बताई जाएंगी। टाइम बीइंग के लिए आप कभी भी दुनिया में कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइए और साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको डबल बॉन्ड दिखाने हैं तो वो डबल बॉन्ड हमेशा एक कार्बन छोड़कर बनाना, अगर एक से ज्यादा है तो। कभी भी लगातार डबल बॉन्ड नहीं आएंगे। टू कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड इनसाइड अ रिंग, अरे बोलो ना, इनसाइड अ रिंग कभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए देखो यहाँ पर दिखाए तो फिर यहाँ नहीं दिखाए, उसके बगल में दिखाए, फिर यहाँ नहीं दिखाए, इसके बगल में दिखाए। अरे बोलो, कोई बच्चा चाहता तो ऐसे बनाता तो सही होता। देखो, सी एन, सी एन, एन, सी, ऐसा। ठीक है, कोई बच्चा बोलता सर आप इसको क्यों दिए, हम इसको देंगे, दे दो। तो फिर एक छोड़कर ही बनाओगे, तो इसके बाद ये इधर ही बनेगा, और इसको छोड़कर ये भी बनेगा। ये सी एल, ये सी एल, ये सी एल, ये भी सही है, ये भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इधर से दे दो, ऐसे ऐसे दे दो, या ऐसे ऐसे दे दो, उससे आपका स्ट्रक्चर गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप दो डबल बॉन्ड को रिंग के अंदर लगातार लगा देंगे तो ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। अरे बोलो, तो ये वाला चीज जो है वो गलत। कितने लोग को चमका ये? पक्का बताओ। इसी से मिलता जुलता एक बार एक क्वेश्चन आया, C3N3NH3 C3N3H3NH3 इस कंपाउंड का नाम है मेलामाइन। जब हम किसी कंपाउंड का कॉमन नेम लिखें तो वो इंपॉर्टेंट होता है, मेलामाइन। क्या नाम है इसका? मेलामाइन। उन्होंने पूछा कि इसके स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर है? मेलामाइन, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेलामाइन। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं ये तो निकालने के लिए पहले आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, कि नहीं बनाने पड़ेंगे? बनाने पड़ेंगे, तो आइए बनाइए। तो यहाँ पर आपके पास देखो C3N3 तो इसी टाइप का तो है, द ओनली डिफरेंस इज कि Cl3 की जगह एमोनिया है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऐसा। ये तो बन गया, बोलो। अच्छा, फिर तुमको ये वाला काम भी कर लिए, कोई दिक्कत किसी को? ऑल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड लगा लिए। अरे कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा ना, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, तो डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। चलिए, अब आपके पास क्या बचा? एमोनिया। एमोनिया NH3 जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑलरेडी NHHH इस तरीके का होता है, और इसके पास क्या होता है? एक लोन पेयर। अरे बोलो ना, तो अगर ये एमोनिया किसी के साथ भी जुटेगा तो अपने लोन पेयर से ही जुटेगा, क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है और चौथा बॉन्ड उसका कोऑर्डिनेट होता है। ये सारी बातें हम बता बता के थक गए हैं। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो चौथा बॉन्ड हमेशा क्या होता है उसका? कोऑर्डिनेट होता है। तो यानी अगर हम, और कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाना है ना, तो इस कार्बन ने तो अभी 3 ही बनाए हैं, इसका मतलब एमोनिया किससे कनेक्ट होगा? कार्बन से ही कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका एक एमोनिया इधर आ जाएगा, एक एमोनिया इधर आ जाएगा, एक एमोनिया इधर आ जाएगा।
ठीक है, एक मिनट, मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, NH2 है ये, NH2 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। H2 NH2 है, सॉरी सॉरी सॉरी, C3N3NH2 ये वाला होता है मेलामाइन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ? दो ही बनाए हैं, तो एक बॉन्ड तो इसका बचा हुआ है, तो एक बॉन्ड ये कार्बन के साथ बना रहा है। अब बताओ इसके स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालना है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन मेलामाइन। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये, बताओ। अरे लोन पेयर, कार्बन के पास, लो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो लोन पेयर होगा क्या? लोन पेयर किसके पास होगा? नाइट्रोजन के पास। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कब बचता है? जब वो 3 बॉन्ड बनाता है। ये नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसके पास एक लोन पेयर होगा। इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसके पास एक लोन पेयर होगा। इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसके पास एक लोन पेयर होगा। इस नाइट्रोजन ने भी तो 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ। इसने भी 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, एक 2 हाइड्रोजन, इसने भी 3 ही बॉन्ड बनाए हैं। तो टोटल कितना आंसर आया? 6। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 लोन पेयर प्रेजेंट है इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेलामाइन। अरे बोलो, तो ये सब बातें तो आप तभी बता पाएंगे जब आपको स्ट्रक्चर बनाने आता होगा। कोई दिक्कत? एक कैटेगरी होता है बाबू, हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो एक कैटेगरी होता है, इसको बोलते हैं HPO3N। HPO3N वो जनरल, एक जनरल फॉर्मूला है। ये क्या है? एक, बोलो, जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है HPO3N। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पे N कुछ कुछ हो सकता है, तो N की वैल्यू जो है वो 3 से स्टार्ट होती है, 3 4 5 ऐसे, 1 और 2 नहीं हो सकता। यहाँ N की वैल्यू ना 1 हो सकती है और ना N की वैल्यू 2 हो सकती है, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है ना। तो N की वैल्यू 1 और 2 नहीं होती। ये जो पूरा फैमिली ऑफ कंपाउंड्स है, ये यहाँ पे N की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो एक कंपाउंड मिलेगा कि बहुत सारे मिलेंगे? यहाँ N की वैल्यू तुम 3 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी H3P3O9। क्लियर है? N की वैल्यू 4 पुट करोगे तो क्या आएगा? H4P4O12। N की वैल्यू 5 पुट करोगे तो क्या आएगा? H5P5O15। अरे बोलो ना। तो यहाँ पर एक कंपाउंड मिल रहे हैं, बहुत सारे फैमिली ऑफ कंपाउंड्स मिल रहे हैं। तो बोलो ना, क्या मिल रहे हैं? कंपाउंड मिल रहे हैं कि फैमिली ऑफ कंपाउंड्स मिल रहे हैं? इनको एक जनरल नाम से बोला जाता है, इसको बोलते हैं मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब ये नाम क्यों आया है हम आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसी टॉपिक में हम लोग नेमिंग भी पढ़ेंगे। तो अभी तो स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, बस इस खत्म ही है, अब उसके बाद नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो जब नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसका नाम मेटा फॉस्फोरिक एसिड क्यों है। ठीक है, अब यहाँ N की वैल्यू 3 है, तो आप इसको ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड बोलोगे? अरे बोलो। इन जनरल इसका जो नाम है वो है आपका मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अरे बोलो तो, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। जब N की वैल्यू 3 होगी तो इसको तुम क्या बोलोगे? ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। 4 के लिए क्या यूज करते हैं? टेट्रा। और 5 के लिए क्या यूज करेंगे? पेंटा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, है ना। ट्राई टेट्रा पेंटा डिसाइड कर रहा है, बता रहा है कि N की वैल्यू कितनी है। इन जनरल ये पूरा फैमिली ऑफ कंपाउंड्स कहा जाता है मेटा फॉस्फोरिक एसिड।
n की वैल्यू 3 होगी तो ट्राई लग गया, 4 है तो टेट्रा लग गया, 5 है तो पेंटा लग गया। कोई दिक्कत? अब इनका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे H3P3O9, बताओ कैसे ट्राई करोगे इनको? सेंट्रल एटम कौन है? फॉस्फोरस है। कितना है? 3। 2 से ज़्यादा है। जैसे ही 2 से ज़्यादा सेंट्रल एटम है, खत्म। कैटेगरी 1 भी नहीं है, कैटेगरी 2 भी नहीं है तो ये एसिड ही ना, है तो ये एसिड ही। इसका मतलब ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 9। अच्छा, यहाँ पे ये है एक ऑक्सी एसिड, ठीक है, एसिड है, मान लिया आपकी बात, क्योंकि नाम भी फॉस्फोरिक एसिड है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या ये एसिड उन 4 में से कोई है? नहीं। इसका मतलब यहाँ जितने H हैं उतने OH भी होंगे, क्योंकि सारे के सारे H ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे। क्योंकि तो यहाँ पे ये भी पता चल गया कि यहाँ पे 3 OH होंगे। अरे बोलो, कोई दिक्कत? अब बताओ यहाँ पे हम कितना मेंबर रिंग बनाने की कोशिश करेंगे? 6। 6 से ज्यादा भी बना सकते हैं। देखो हम तुमको एक बात बता देते हैं, जितना सेंट्रल एटम रहेगा ना, सेंट्रल एटम कितना है बोलो? 3। तो 3 ही दूसरे साइड एटम लेना। साइड एटम कौन है इसमें? ऑक्सीजन। साइड एटम कौन है? ऑक्सीजन। और कितने हैं? 9। कितने हैं? 9। लेकिन सेंट्रल एटम कितने बोलो? 3। तो 3 3, तो साइड एटम भी 3 ही लेना, क्योंकि रिंग बनाना है ना। एक रिंग में जितने सेंट्रल एटम होंगे उतने ही साइड एटम होंगे। पिछले बार देखो, एक रिंग में जितने सेंट्रल एटम थे उतने ही साइड एटम थे, तो पिछले बार तो 3 3 ही दिया था। लेकिन इस बार सेंट्रल एटम तो 3 है, लेकिन साइड एटम 3 से ज्यादा है। मैंने पहले ही लिखा है यहाँ देखो, इक्वल टू और ग्रेटर देन सेंट्रल एटम। उस केस में कैसा स्ट्रक्चर बनता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो तुम एक काम करना, जितने सेंट्रल एटम लेना उतने ही साइड एटम लेकर के रिंग बनाना। तो सेंट्रल एटम कितना है बोलो? 3। और साइड एटम कितना है? 9। तो 9 में से भी 3 लिया जा सकता है। तो 3 सेंट्रल एटम और 3 साइड एटम मिलकर टोटल कितने हो गए? 6। इसका मतलब रिंग कितना मेंबर का बनेगा? 6। अरे बोलो ना, रिंग कितने मेंबर का बनेगा? 6। तुम सेंट्रल एटम इज इक्वल टू साइड एटम लेना। किस में? रिंग के लिए, रिंग पता लगाने के लिए। अरे बोलना भाई, कर लोगे? चलो बताओ, तो कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर? फॉस्फोरस, बोलो, फिर ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस, फिर ये। इतना तो बना सकते हैं। सब हवा में तो नहीं करना, हवा में तो नहीं कुछ होगा, ऐसा ही होगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ऑक्सीजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? 2। इस ऑक्सीजन ने 2 बना लिए, इसने 2 बना लिए, इसने भी 2 बना लिए। कोई दिक्कत? अच्छा, फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाएगा? 5। तो अभी तक कितने यूज हुए हैं? 2। अच्छा, 3 OH भी है। किससे जोड़ोगे? ऑक्सीजन से कि फॉस्फोरस से? अरे 3 OH किससे जोड़ोगे? फॉस्फोरस से कि ऑक्सीजन से? फॉस्फोरस से जोड़ोगे। अरे ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बना लिया ना। एकदम गधे हो तुम लोग। ऑक्सीजन पहले ही बोले कि 2 बॉन्ड बना लिया, फॉस्फोरस अभी और बॉन्ड बनाएगा। एकदम घोंचू हो, घोंचू। ठीक है, फॉस्फोरस के कितने हैं? फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 ना। अभी तक तो तुमने 2 ही इस्तेमाल किया है, 3 बचे हुए हैं। 3 OH लग गए। अब तुम्हारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर में बचा क्या? 3 हाइड्रोजन हो गए, 3 फॉस्फोरस हो गए, और 3 3 6 ऑक्सीजन हो गए। 3 ऑक्सीजन बचा है। कहाँ जोड़ेंगे? अरे चीजें सेंट्रल एटम से ही ना जुटती हैं, फॉस्फोरस से जुटेगा। फॉस्फोरस टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखा है? 5। अभी तक इसने कितने इस्तेमाल किए? 3। तो एक डबल बॉन्ड हो इसको दे दो, एक डबल बॉन्ड हो इसको दे दो, एक डबल बॉन्ड हो इसको दे दो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3P3O9। कोई दिक्कत? चलो ये ट्राई करो, H4P4O12। बताओ यहाँ सेंट्रल एटम कितने हैं? फॉस्फोरस है, और वो कितने हैं? 4। साइड एटम कितने हैं? ऑक्सीजन, और वो कितने हैं? 12।
तो सेंट्रल एटम 2 से ज़्यादा है, और साइड एटम जो है वो सेंट्रल एटम के बराबर या उससे बड़ा है, मतलब कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाइड है। स्ट्रक्चर कैसा बनाओगे, कितने मेंबर का रिंग बनाओगे ये बताओ पहले। इतना मार मारेंगे ना। 8। 8 का बनाएंगे क्योंकि सेंट्रल एटम कितना है, अरे बोलो, 4। और साइड एटम भी कितना ले लेंगे, 4। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8। तो 8 मेंबर का रिंग बनेगा। जैसे तुम यहाँ 6 मेंबर का 6 मेंबर के रिंग में 3 फॉस्फोरस 3 ऑक्सीजन थे, तो 8 मेंबर के रिंग में क्या होंगे, 4 फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन। चलो जोड़ के बनाओ। बन गया। इस तरीके का कुछ बनेगा। अरे 4 फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, सारे ऑक्सीजन तो दो दो बॉन्ड बना लिए, ऑक्सीजन तो जिनगला लहू खुश है। अच्छा, क्या ये एसिड उन चारों एसिड में से कोई है, इसका मतलब यहाँ पे जितने एच हैं सब किससे कनेक्टेड होंगे, ऑक्सीजन से, तो ओ एच होंगे। कहाँ जोड़ोगे ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच। कोई दिक्कत, बचा क्या कंपाउंड में, 4 हाइड्रोजन लग ही गए, 4 फॉस्फोरस हो ही गया, और 8 ऑक्सीजन भी हो गया। बचा कितना, 4। एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H4P4O12। कर लोगे, H4P4O12 का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये बनाएंगे नहीं, अब तो सीख गए ना, खाली इसका बता दो कितना मेंबर रिंग बनाओगे। 10। फॉस्फोरस 5 है तो 5 ऑक्सीजन भी ले लेंगे, तो 10 मेंबर का क्या बना लेंगे, रिंग बना लेंगे। ठीक है, जैसे 8 का बनाए हो, इसमें और रिंग बड़ा हो जाएगा, 10 मेंबर हो जाएगा। अरे बोलो, क्लियर है। ठीक है, ये कैटेगरी भी क्लियर हो गया। और भी कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, आगे आने वाले समय में आएंगे, कोई दिक्कत है। ये क्लियर हो गया, इतना कर लोगे तो ये कैटेगरी भी तुम पहचान गए। क्या है इस कैटेगरी में, ये कैटेगरी कैसे पहचानोगे, कैटेगरी नंबर 3। सेंट्रल एटम 2 से ज़्यादा होना चाहिए, और साइड एटम या तो सेंट्रल एटम के बराबर हो, नहीं तो उससे ज़्यादा हो। कोई दिक्कत है, कर लोगे। जितने सेंट्रल एटम लोगे उतने ही साइड एटम लेकर रिंग बना लेना, है ना। जैसे यहाँ 3 फॉस्फोरस था तो 3 ऑक्सीजन लेकर 6 मेंबर रिंग बना लिया। यहाँ 4 फॉस्फोरस था तो 4 ऑक्सीजन लेकर 8 मेंबर रिंग बना लिया। यहाँ पे 5 फॉस्फोरस था तो 5 ऑक्सीजन लेके 10 मेंबर रिंग बना लेंगे। इस तरीके से चीज़ें चलेंगी, कोई दिक्कत किसी को। चलो, अब आते हैं इनका नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ठीक है,
ऑक्सी एसिड का क्या करना है बोलो? नेमिंग करना है, नेम लिखना है। तो कैसे करेंगे नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स में? ध्यान से देखो, अगर आपके पास कोई एसिड आता है और वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे सल्फर के लिए क्या +6, फॉस्फोरस के लिए क्या +5, अरे बोलो, क्लोरीन के लिए क्या +7, अरे बोलो तो ऐसे रहेंगे तो इनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, तो उसके लिए हम लोग सफिक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सफिक्स। सफिक्स लगेगा इक एसिड का, सफिक्स लगता है इक एसिड, आईसी एसिड, ठीक है। जैसे देखो आपके पास H2SO4 है, अरे बोलो, तो यहाँ पे आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 2 + x - 8 = 0, तो x कितना आ जाएगा +6। तो क्या सल्फर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है? बोलो। तो नाम लगेगा इक एसिड, सल्फर है, सल्फर के आगे इक लगा दोगे तो इसीलिए इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। अरे सल्फर है ना, आगे देखो, आगे सफिक्स क्या लग गया? इक एसिड, तो इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। बचपन से जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते आते थे उसको सल्फ्यूरिक एसिड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है। पक्का? जैसे आपके पास H3PO4 है, क्या है? H3PO4, तो इसको क्या लिखोगे? 3 + x - 8 = 0, तो x कितना आ जाएगा +5। ये फॉस्फोरस का क्या होता है? मैक्सिमम, ठीक है। तो इसमें भी सफिक्स क्या लग जाएगा? इक एसिड। ये क्या है? फॉस्फोरस, तो ये हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, अरे बोलो, फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे भी इक एसिड लगा। तो इक एसिड हमेशा उन एसिड के नाम में लगता है जहां पर उनका सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, अरे बोलो। जैसे आप HClO4 लिखिए, HClO4 निकालो, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का x, इसका -8 = 0, तो x कितना हो जाएगा +7, अरे बोलो। तो क्लोरीन का मैक्सिमम है कि नहीं? तो आप इस एसिड का क्या नाम लिखोगे? क्लोरिक एसिड। क्या लिखोगे? क्लोरिक एसिड। लास्ट में क्या लग रहा है? इक एसिड, अरे बोलो। ये क्लियर हो गया? जब कभी भी कोई एलिमेंट या का ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अपने मैक्सिमम में रहेगा, तो उस ऑक्सी एसिड के नाम में आप इक एसिड का इस वर्ड इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत है? ओके। अब अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा तो हम लोग वर्ड इस्तेमाल करेंगे, मतलब सफिक्स लगाएंगे अस एसिड का। किसका सफिक्स लगाएंगे? अस एसिड का, OUS, ठीक है, अस एसिड, अस एसिड OUS, है ना। जैसे देखो H2SO3, इस एसिड का नाम लिखना है H2SO3, ये H2SO4 है और ये H2SO3 है, ठीक है। तो आप लिखोगे इसमें 2 + x - 6 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? +4। क्या यहाँ सल्फर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है? मैक्सिमम से कम है, अरे बोलो। तो आप इस एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरस एसिड, अरे बोलो। इक एसिड के जगह सफिक्स क्या लगेगा? अस एसिड, तो ये हो गया सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। जैसे आपके पास H3PO3 है, H3PO3 है, इसका निकालो, ये हो जाएगा +3 + x - 6 = 0, x = +3। फॉस्फोरस का मैक्सिमम है ये,
फॉस्फोरस का मैक्सिमम +5 होता है, यहाँ कितना आ रहा है +3। तो इस एसिड को आप फॉस्फोरिक एसिड नहीं, क्या बोलोगे, फॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पे भी सफिक्स क्या लगा, अस एसिड। अरे बोलो। तो ये दो मेजर क्लासिफिकेशन है, अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला रहता है तो सफिक्स इक एसिड का लगता है, और अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड नहीं है तो सफिक्स अस एसिड का लगेगा, OUS एसिड का। कोई दिक्कत, पक्का। इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली जब इनके सॉल्ट्स के नाम लिखे जाते हैं, किसके नाम लिखे जाते हैं, सॉल्ट्स के नाम लिखे जाते हैं, तो एक एसिड का जो सॉल्ट होता है उसमें 8 लगता है, ATE, ठीक है। और अस एसिड का जो होगा उसमें लगेगा ITE। क्या लगेगा, ITE। ये सब सफिक्स है, ठीक है। एक एसिड का कोई सॉल्ट बनेगा तो ये लगेगा, ठीक है। जैसे देखो, मान लीजिए कि आपके पास H2SO4 है, आपने इसमें से एक H+ निकाल दिया, तो क्या बचेगा, HSO4-। अरे बोलो, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। इसको आप क्या बोलोगे, सल्फ्यूरिक एसिड बोलोगे ना। तो आपको इसको इसका नाम लिखना पड़ेगा आपको। तो ये एक एसिड में से आपने H+ निकाल लिया, तो ये जो भी चीज बचा है उसके नाम में क्या आएगा, ATE। तो आप इसको बोलते हो हाइड्रोजन सल्फेट। अब समझ में आ रहा है क्यों ये सब नाम बचपन में सल्फेट, कार्बोनेट, 888 रेडिकल ये सब लिख पढ़ाया गया है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक एसिड से का जो करस्पॉन्डिंगली सॉल्ट होगा, ठीक है, एक एसिड का जो करस्पॉन्डिंगली सॉल्ट होगा उसमें नाम हमेशा 8 आएगा, ठीक है। जैसे आप इसमें से एक और निकाल लीजिए, HSO4- है, इसमें से आप H+ निकाल लीजिए, तो SO4 2- बचेगा। या तुम डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि H2SO4 है, इसमें से हम डायरेक्टली 2H+ निकाल लें, तो कितना बचेगा, SO4 2-। अरे बोलो। तो ये जो SO4 2- है, इसको आप बचपन से क्या बोलते हैं, सल्फेट नहीं बोलते। तो 8 इसीलिए बोलते हैं, ये जो 8 है ये 8 इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये इक एसिड से बना है। अरे बोलो ना, ठीक है। जैसे आपके पास H3PO4 है, H3PO4 में से आप एक H+ निकाल लो, तो ये बनेगा H2PO4-। यही बचेगा ना। इसको आप क्या बोलते हो, फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हो, फॉस्फोरिक एसिड। तो आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज डाई हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, और क्या बोलोगे, फॉस्फेट। अरे एक एसिड का 8 लगेगा ना, तो फॉस्फोरिक एसिड के जगह ये हो जाएगा फॉस्फेट। नहीं पता है ना। तो यहाँ एक एसिड था इसीलिए यहाँ 8 लगा है, फॉस्फेट। पक्का। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे H3PO4 में से एक बार 2H+ निकाल लेते, तो ये क्या बन जाता, HPO4-। अरे 3 है, 3 में से 2 निकल गया तो एक बचा, HPO4-, सॉरी, ठीक है। तो अब आप इसको क्या बोलोगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन था तो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसको क्या बोलोगे, हाइड्रोजन फॉस्फेट। अरे बोलो ना बाबू। अगर आपके पास H3PO4 है और आपने इसमें से तीनों H+ निकाल दिए, तो ये PO4 3- बचा। बचपन से आप इसको क्या पढ़ते आए हैं, फॉस्फेट। चमका या नहीं चमका, बोलो। तो एक एसिड वालों के जो सॉल्ट है उनमें 8 लगता है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे मान लो आपके पास H2SO3 है, H2SO3 है। अब ये एसिड एक एसिड वाला है, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। इस एसिड का क्या नाम है, सल्फ्यूरस एसिड। अभी ना पढ़कर आए थे पीछे,
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है तो एक एसिड नहीं लगेगा, क्या लगेगा? अस एसिड। क्या लगेगा? अस एसिड, OUS। तो ये आपका सल्फ्यूरस एसिड है। अब अगर आप इसमें से एक H+ निकाल लो तो ये बचेगा HSO3-। बताओ इसका क्या नाम होगा? अस एसिड में क्या लगता है? आइट। तो क्या लिखोगे? बोलो। बिल्कुल सही, हाइड्रोजन सल्फाइड। अरे बोलो ना, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर आप H2SO3 है, इसमें से आप दोनों H+ एक ही बार निकाल लो तो ये बनेगा SO3 2-। SO4 2- को सल्फेट बोलते थे, तो SO3 2- को क्या बोलेंगे? सल्फाइड बोलेंगे। अरे बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छे से देख लो। हम्म। H3PO3 में से एक एक H+ निकालते जाओ और हमको सबके नाम लिख के बताओ क्या आएगा। अरे जैसे H3PO3 है, इसमें से आपने एक H+ निकाल लिया तो क्या बचा? H2PO3-। इसको क्या बोलोगे? ये कौन सा एसिड है? फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरस एसिड है। अरे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका? +3। मैक्सिमम नहीं है ना, मैक्सिमम से कम है। H3PO3 +3 है तो मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं है, हाईएस्ट नहीं है, तो क्या लगेगा? अस एसिड। सफिक्स क्या लगेगा? अस एसिड। तो ये है आपका फॉस्फोरस एसिड, तो इसका क्या नाम होगा? डाई हाइड्रोजन, दो है ना, डाई हाइड्रोजन फॉस्फाइड। चलो इसके आगे का नीचे का लिखो, एक और निकालो, फिर तीनों निकालना क्या क्या लिखोगे। लिख लिए? इसमें से एक और H+ निकालोगे, जैसे H3PO3 है, इसमें से आपने दो H+ निकाल लिया तो ये क्या बन जाएगा? HPO3 2-। क्या नाम लिखोगे इसको? बिल्कुल सही। क्या लिखोगे? हाइड्रोजन फॉस्फाइड। सही है। आपके पास H3PO3 है और आपने तीनों H+ निकाल लिए तो ये क्या बचा? PO3 3-। ये कौन सा क्या कहा जाएगा? ये आपका हो गया फॉस्फाइड। बोलो क्लियर है क्या? तो नेमिंग में आपको ये दो चीजें समझ में आ गई। सफिक्स के बेस्ड सफिक्स में सफिक्स का आइडिया लग गया। सफिक्स दो ही लगते हैं, या तो इक एसिड लगेगा या तो अस एसिड लगेगा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इक एसिड लगेगा, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो अस एसिड लगेगा। ठीक है। अब कल के क्लास में हम लोग प्रीफिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो होता है जो नाम के पहले लगे। प्रीफिक्स उसको बोलते हैं जो नाम के पहले लगे। तो प्रीफिक्स में भी बहुत सारे, मेटा है, पायरो है, पेरोक्सो है, पर है कि नहीं? तो ये सब अलग अलग तरीके के प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स भी पढ़ लेंगे, सफिक्स भी पढ़ लेंगे, तब जाके आपका नाम जो है वो पूरा कंप्लीट होगा। बोलो क्लियर है? आज के क्लास में किसी को कोई डाउट? अच्छे से देख लो, पूरा स्ट्रक्चर वक्चर ही चला है ना। कैटेगरी 1 तो कल ही कर लिए थे। ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पक्का?
थ्योरेटिकली निकाल लोगे कब एक्स एक्स लिंकेज होगा, कब पेरोक्साइड लिंकेज होगा, ये सारी बातें क्लियर हो गई। इन रेंज आउट ऑफ रेंज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, रेंज कैसे निकालना है ये क्लियर हो गया है ना। ये तो प्रैक्टिस करने के लिए ये वाला याद रखना थोड़ा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी सही है लेकिन इसको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर बना है तो इसको भी थोड़ा ध्यान रख लेना कि N2O3 ऐसा भी दिख सकता है, ठीक है। ये वाला कैटेगरी क्लियर हुआ, साइक्लिक वाला। साइक्लिक में जब तुम रिंग बनाना तो जितने सेंट्रल एटम लेना उतने ही साइड एटम लेना। जैसे 3 सेंट्रल एटम है तो 3 साइड एटम लोगे तो 6 का रिंग बनेगा। अगर 4 सेंट्रल एटम है तो 4 साइड एटम लोगे तो 8 का रिंग बनेगा। 5 सेंट्रल एटम है, 5 साइड एटम ले लोगे तो 10 का रिंग बनेगा। तो ये वाला बात थोड़ा सा याद रखना, कोई दिक्कत? ठीक है, ये सब क्लियर है ना? ये वाला क्लियर हो गया, ये पूरा कैटेगरी क्लियर हो गया। HPO3N जो है वो जनरल फॉर्मूला है, और इसको हम पूरा देखो यहाँ पर फॉस्फोरिक लिखा है, एक एसिड लिखा है, मतलब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, अपने मैक्सिमम पर होगा। लेकिन साथ में कुछ पहले भी नाम लिखा है, तो देखो मेटा लगा है ना, ये मेटा प्रीफिक्स है, और ये एक एसिड जो है वो सफिक्स है। तो आएंगे इन सब के नाम हम लोग कल पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना। तो मेटा जो है ये प्रीफिक्स है, और जो एक एसिड लगा है वो सफिक्स है। तो आज हम लोग सिर्फ सफिक्स के बारे में पढ़ें, कल जब प्रीफिक्स के बारे में पढ़ लेंगे तो फिर तुमको समझ में आएगा कि इसका नाम मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्यों है। बोलो क्लियर है? बाकी तो ट्राई टेट्रा पेंटा इस पे डिपेंड करता है कि एन की वैल्यू कितनी है। याद रखना एन की वैल्यू 3 से ही चालू होती है, एन की वैल्यू 1 और 2 नहीं होगी। कोई दिक्कत? क्यों नहीं होता हम बताते हैं। अगर एन की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा, H2P2O6। तो सेंट्रल एटम कितना होगा, 2। तो 2 साइड एटम लोगे तो रिंग कितने का बनाओगे, 4। और 4 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग, 2 मेंबर्ड रिंग, ये सब 2 तो बनेगा ही नहीं। 4 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। अरे बोलो, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, इसीलिए हम लोग रिंग बनाने का कोशिश करते भी हैं या कभी बनता भी है। तुम देखना आगे भी केमिस्ट्री में बहुत जगह रिंग बनेगा, तो या तो 5 मेंबर बनेगा या 6 मेंबर, मेजोरिटी तो 5 और 6 ही बनेंगे। ये सब तो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें 8 और 10 मेंबर भी रिंग बन रहे हैं। नहीं तो अगर रिंग बनाने की बात आएगी तो हमेशा हम लोग प्रेफर करेंगे 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड में भी ज़्यादा अच्छा कौन है, 6 मेंबर्ड। 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे केमिस्ट्री में डील होंगे। क्लियर है क्या ये चीज? नेमिंग क्लियर हो गया। अगर आपके पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड है तो उसको हम लोग इक बोलेंगे, और हाईएस्ट नहीं है तो सफिक्स लगाएंगे अस एसिड। ये सफिक्स है, नाम के बाद में लगेगा, ठीक है। इक एसिड का कोई सॉल्ट आएगा तो 8 लगाया जाएगा, और अस एसिड का कोई सॉल्ट आएगा तो 8 लगाया जाएगा। मैंने अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको बता दिया क्यों सल्फेट होता है, फॉस्फेट होता है, क्यों सल्फाइट होता है और फॉस्फाइट होता है। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? वाइंड अप करें? ठीक है, तो इतना अच्छे से पढ़ के आना प्रॉपर। तो कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, कल हम लोग नेमिंग कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। स्पेशल स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ये सारे रूल को फॉलो नहीं करते, और जेई एडवांस को वो सारे स्ट्रक्चर्स बहुत पसंद है। उन पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत बार पहले भी आ चुके हैं और अक्सर आते रहते हैं। कोई दिक्कत? चलो।